इस हफ्ते से हम लोग नेता नगरी में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। कोई एक नेता जो खबरों में बहुत ज़्यादा है, वो उनकी मृत्यु भी उसकी एक वजह हो सकती है, किसी को कोई सम्मान मिला हो, पुरस्कार मिला हो, उनसे जुड़े संस्मरण भी जुटाए जाएंगे। इस सिलसिले में हम जिक्र करेंगे सीपीएम के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का, जेएनयू के हमारे सुपर सीनियर, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इमरजेंसी के दौर में अध्यक्ष भी रहे। ये वो दौर था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे अरुण जेटली, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे सीताराम येचुरी, और पटना स्टूडेंट यूनियन के, पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे लालू प्रसाद यादव। और ये सारे नेता, सारे छात्र नेता जेपी के साथ मिलकर मुखालफत कर रहे थे इंदिरा सरकार की। सीताराम येचुरी पत्रकारों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, ऐसा मैंने सुना है। मेरी कभी आमने सामने की मुलाकात नहीं है। इनफैक्ट हम सोचते ही रह गए कि जैसे तमाम बड़े नेताओं के साथ जमघट करते हैं लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू, कभी सीताराम येचुरी के साथ भी किया जाएगा। आपने करना चाहिए था सीताराम येचुरी के साथ, क्योंकि वो तो 70 के दशक में आप ही के जेएनयू के बड़े प्रेसिडेंट थे। आप भी जेएनयू से आते हैं, और कभी कभी सोचना पड़ता है कहाँ गए वो लोग, कहाँ है? यहाँ हैं वो लोग। अच्छा चलिए, यहाँ हैं वो लोग। अच्छा यहाँ है वो लोग, संसद से लेकर सड़क तक सब जगह जेएनयू। बहुत इंटरेस्टिंग है सीताराम येचुरी। दो कहानियां, छोटी छोटी कहानियां। एक तो आज जेएनयू से जुड़ा हुआ है, और वो फोटोग्राफ कल बहुत वायरल हो रहा था कि जब सीताराम येचुरी जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, तब वो इंदिरा गांधी के घर गए थे। इंदिरा गांधी 77 रेजिग्नेशन की डिमांड करने वाला 77 का चुनाव था। इंदिरा गांधी हार जाती है। उसके 6 महीने बाद सीताराम येचुरी एक स्टूडेंट का डेलीगेशन लेकर जाते हैं उनके घर पे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने रेजिग्नेशन एज चांसलर ऑफ जेएनयू नहीं दी थी। और आप सोचिए, उस जमाने में इंदिरा गांधी वहां मिलती है स्टूडेंट्स के साथ उनके बगीचे पर, और स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं। वो जो फोटो वायरल हुआ है, और इंदिरा गांधी एंड में अपना रेजिग्नेशन दे देती है। तो ये जेएनयू की बात है। लेकिन आपने अरुण जेटली का जिक्र किया, इसलिए मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। हर साल हम एक एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में एक प्रोग्राम करते थे। एनडीटीवी में मैं था, बिग फाइट डिबेट हुआ करता था प्रोग्राम उस समय, और काफ़ी वो पॉपुलर था, लोकप्रिय था। साल के एंड में ज़्यादातर हम एक स्पेशल प्रोग्राम पॉलिटिकल करते थे, जिसमें अरुण जेटली, सीताराम येचुरी और कांग्रेस की तरफ से या तो कपिल सिब्बल या जयराम रमेश को बुलाते थे। और क्योंकि जैसे आपने कहा, दोनों अरुण जेटली और सीताराम येचुरी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हुआ करते थे। 70 के दशक में इमरजेंसी के खिलाफ दोनों ने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो प्रोग्राम के बाद एक रिवाज होता था कि अरुण जेटली सबको खाने पर बुलाते थे अपने घर पे। ग्रेटर कैलाश में हमारा स्टूडियो था, और वहीं उनका घर भी नज़दीक था। तो वो हमेशा कहते थे कि हमारे घर आ जाओ, मैं आपको बेस्ट बरा कबाब खिलाऊंगा, मटन बरा फ्रॉम मोती महल, और थोड़ा बटर चिकन और नान करवाते हैं। अब सीताराम कहते थे ज़रूर। सीताराम वॉज वेरी शौकीन थे, ऑफ कोर्स आई विल कम। लेकिन जेटली जी, वन कंडीशन, कि मुझे एक स्मोकिंग रूम आपके घर में चाहिए। ये नॉन स्मोकिंग बीजेपी रूम में मैं नहीं आ सकता, मुझे एक स्मोकर्स रूम चाहिए। और वो चाम्स जो है, चाम सिगरेट लेके वो अलग कमरे में जाके अपने सिगरेट्स करके फिर आते थे। और फिर जो गपशप उन दोनों के बीच में होती थी, मैं बस बैठा हुआ था, एक तरफ अरुण जेटली, दूसरी तरफ सीताराम येचुरी, राइट और लेफ्ट। लेकिन अगर उस कमरे में आप रहते तो आप ये बात जान जाते कि एक जमाने में इस देश की राजनीति में लेफ्ट और राइट एक साथ थे, क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्तों को जानते थे, स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे। आज क्या हुआ है, जो दुश्मनी है हर तरफ, उस जमाने में नहीं थी। घंटों वी वुड स्टार्ट अपना जो हम लोगों का डिनर या स्नैक्स 8 बजे शुरू होते थे, वो देर रात तक 12 बजे तक होते थे। और सीताराम लाइक्ड हिज ड्रिंक, मिस्टर जेटली टी टोटलर, मिस्टर जेटली लाइक्ड हिज नॉन वेजिटेरियन। और लेकिन सीताराम येचुरी वॉज, एज आई सेड, मोर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद फूड, विद ड्रिंक। और ये रात तक 12 बजे, आप सोचिए, कैन इट हैपन टुडे दैट अ लीडर ऑफ लेफ्ट एंड राइट आर हैप्पीली चैटिंग अवे and talking about the 1970s? Maybe it's happening and you are not there on the table. Maybe it's happening and I'm not there, but मुझे लगता है, but I seriously doubt that it's happening. क्योंकि आपने 70 के दशक की बात की। मुझे लगता है उस दशक से जो उभर कर आए नेता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए, मुझे लगता है एक बॉन्डिंग थी, एक बॉन्डिंग हुई। जी ठीक है, अब राहुल श्रीवास्तव जी से सुन लेते हैं, उनके पास सीताराम येचुरी की क्या स्मृतियां हैं।
सीताराम येचुरी से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। सीताराम येचुरी बड़े नेता हो चुके थे। वो जेएनयू जाया करते थे अक्सर, और हम लोग भी जेएनयू में जब होते थे तो उनसे मुलाकात होती थी। और वहां से जो बातचीत थी, क्या है कि आप जब इस तरह के नेताओं को मिलते हैं तो 86 का जो समय था, 85 86 का जो समय था, वो समय में भी कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट फोर्स हुआ करती थी। और जो उसका ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बीजेपी जो है वो 1984 में 2 सीट पे लुढ़क चुकी थी, और बीजेपी के बारे में लोगों को सिर्फ ये पता था कि उनके अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जैसे नेता हैं, और वो कुछ उनकी मांग है। तो जो लेफ्ट था वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस वगैरह में एक 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 ऑल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट, एक कॉन्वर्जेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा करता था। और स्टूडेंट्स के बीच में जो इन कॉन्वर्जेशंस के हिस्सा होते थे, उसमें सीताराम येचुरी वाज अ टॉकिंग पॉइंट। और तो हमारी उस शुरुआती मुलाकात में सीताराम येचुरी से जब मेरी हुई, तो मेरे पास आज भी वो कॉपी कहीं रखी हुई है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की सीताराम येचुरी ने मुझे गिफ्ट करी थी, और कहा था कि बिफोर यू गो आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, उसके बारे में किताबें जरूर पढ़ लेनी चाहिए। तो पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा गया, फिर क्या है कि दास कैपिटल थोड़ा सा हिस्सा जो था वो पॉलिटिकल सिस्टम्स में हमारे इकोनॉमिक्स के कोर्स में था। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज थी कि सीताराम येचुरी इकोनॉमिक्स के सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट थे और यूनिवर्सिटी टॉपर थे। तो क्या है कि उनसे थोड़ी हम लोगों ने कोशिश एक टाइम पे ये भी रही कि अगर आगे परस्यू किया जाएगा एमए वगैरह, तो उनसे कुछ नोट्स मारे जाएं। तो सीताराम येचुरीज एटीट्यूड वाज सच कि उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के नाम दिए। कुछ लोग, उन दिनों मोबाइल फोन तो होता नहीं था, लैंडलाइन नंबर दिए। कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी ही लव टू आर्ग्यू। और क्या है कि द बेस्ट थिंग अबाउट सीताराम येचुरी इज, जो मैं कहूंगा कि बहुत सारे नेताओं को सीखना चाहिए। यानी अगर आप बहुत सारे नेताओं से अगर पत्रकार मिलने जाता है तो ऐसा लगता है कि बीवी या बॉस से लड़के आया है। सीताराम येचुरी ऑलवेज हैड ए स्माइल। पॉलिटिक्स जैसी हार्श जगह में एक जेंटलनेस, आप लेफ्ट की पॉलिटिक्स को एग्रेशन बोलेंगे, एग्रेसिव बोलेंगे, तमाम चीज कहेंगे, मगर क्या पॉलिटिक्स मधुर स्वभाव से भी की जा सकती है? बहुत सारी बातें सीताराम येचुरी के लिए कही जा सकती हैं, मगर आई थिंक सीताराम येचुरी was one of the best craftsmen in this art of gentleness in politics. अभी हाल में करीब 2 महीने पहले एक दिन मेरा मन बना, मैंने फोन किया। सीताराम येचुरी मीटिंग में थे, और मीटिंग में मैंने उनको कहा, फोन किया तो उनको पता लगा थोड़ी देर बाद फोन करेंगे, तो फोन आया। तो मैंने कहा इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे इंटरव्यू करके? मैंने कहा कि अभी चुनाव के रिजल्ट निकले हैं, आप इंडिया ब्लॉक बनाने की धुरी थे, और इंडिया ब्लॉक धुरी होने के कारण सवाल आपसे बनता है कि आपने क्या पाया और क्या खोया। उस सीताराम येचुरी को 30 सेकंड नहीं लगे, और उन्होंने कहा कब करना चाहेंगे। क्या है कि एक पत्रकार के लिए ये एक सम्मान का विषय होता है कि एक नेता उससे ये नहीं पूछता कि कहां नौकरी कर रहे हो, कितना देखेंगे, कौन देखता है तुम्हारी चैनल। तो मैंने इनको जो बताया कि आप फला फला उसमें कर लें। दूसरी बहुत अच्छी बात, सीताराम येचुरी सवाल नहीं मांगते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस देश के बहुत बड़े बड़े दिग्गज आज की तारीख में, अपने इतने बड़े होने के बावजूद, इतना उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होने के बावजूद, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में लाखों नेता, हजारों पत्रकारों से गुजर चुके हैं,
तमाम विषमताएं झेल चुके हैं, अंदर इतना कैलिबर है उनके अंदर पॉलिटिक्स का, लेकिन उसके बाद भी साहब सवाल पहले मांगते हैं। सीताराम येचुरी ने कभी भी एक बार भी ये नहीं पूछा। अब उस इंटरव्यू के दौरान मैंने उनको थोड़ी काफी चुहल करी। उन्होंने कहा कि इस बार की मैंने उनसे जब पूछा कि इस बार चुनावों में सबसे बड़ी जो मेरे लिए बात है वो ये है कि देश की जनता ने अपने आप को एक ऑपोजिशन दे दिया, सशक्त करके ऑपोजिशन दे दिया। और उसके बीच में मैंने उनसे तमाम बातें जो उनसे मैं पूछता रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में जोड़ने की लोगों को, आपके क्या हुआ है कि बंगाल में आप साफ, केरल में आप कांग्रेस चढ़ गई जो कि आपके साथ लड़ती है पूरे देश में, और केरल में आपके खिलाफ लड़ती है, और केरल में आपको उन्होंने साफ कर दिया। तो दो तीन बातें उन्होंने बोली मुझे कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजिकल ड्राइव है उसके साथ साथ एक इलेक्टोरल ड्राइव। मुझे वो दिन याद है जब सीताराम येचुरी सेकेंड रंग हुआ करते थे। 1996 का वक्त था, वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन चली थी। उसके बाद कवायद शुरू हुई थी कि यूनाइटेड फ्रंट एक सरकार बनाएगा, और उसमें धुरी के रूप में थे हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम के, और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब तो हुआ ही करते थे। मगर लेफ्ट जो था सीपीएम वो धुरी था, और उसके साथ साथ उनके अलावा एबी बर्दन थे सीपीआई के। और सीपीएम की एक कैंटीन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कैंटीन है सीपीआई की कैंटीन की तरह से, कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी नीचे उतर करके आ करके थाली में खुद खाना परोस करके वही खाना खाता है जो कि पूरा स्टाफ का कोई खाना खाता है। और सीताराम येचुरी के साथ में नीचे बैठा हुआ था, और ऊपर मीटिंग चल रही थी हरकिशन सुरजीत और ज्योति बासु की। थोड़ा मुझे एक्सेस था, बाहर लोग खड़े थे मगर मुझे एक्सेस था, तो मैं अंदर किसी तरह पहुंच गया था। तब सीताराम येचुरी को जब मैंने पूछा कि कैसे होगा गठबंधन, क्या होगा, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमको इकट्ठे मिल के लड़ना, स्ट्राइक करना है, भले ही हम रास्ते अलग अलग चले। वही बात उन्होंने अभी मुझे जब ऑफ कैमरा, जब मैंने कैमरा बंद कर दिया इंटरव्यू के बाद, मैंने को कही, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी राहुल, जो इलेक्टोरल स्कोर कार्ड होता है वो जरूरी नहीं होता बनिस्बत इस चीज के कि जो एक आइडियोलॉजिकल लाइन है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। उनका कहने का मतलब ये था कि जो राइट विंग का जो मामला है वो इस तरह से राइज हो रहा है, उस समय पे अगर इलेक्टोरल स्कोर कार्ड कम भी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सीताराम येचुरी क्या थे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लेफ्ट टोटलिटेरियन रूल चाहती है, सीताराम येचुरी चाइना की तर्ज पे अगर लेफ्ट आ गया तो सरकार बनाएंगे, वो चाइना का फेवर करते थे, चाइना की वॉइस से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कंपल्जन्स हैं, मगर हमारे देश में टोटलिटेरियन रिजीम्स का जैसे चाइना है वो थोड़ा सा अभी बहुत ही डिस्टेंट बात है, बहुत मुश्किल चीज है। लोकमानस में लोकतंत्र के लिए बहुत काफी कुछ है। मगर जो सीताराम येचुरी जैसे नेता थे, उनकी अगर आप जेनेसिस देखें, ये लोग वहां से उभरे थे जहां एक पार्टी का रूल था, कांग्रेस पार्टी का, और ये लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियंस थे। ये सत्ता पक्ष के खिलाफ वाले लोग थे। वो अलग अलग धाराओं में गए, कोई बीजेपी में गया, कोई लेफ्ट पार्टीज में चला गया, कोई जनता पार्टी में चला गया, मिडिल हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेकिन वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट से एंटी कांग्रेसिज्म की तरफ आए। उसकी खूबसूरती ये है, उसकी बुराई होगी, लोग कहेंगे कि वो तो अब कांग्रेस के साथ चले गए थे, पहले कम्युनिस्ट थे। लेकिन ये बात इस बात पे मेरी कई बार सीताराम येचुरी से बहस हुई। परेशानी यहां पे ये है कि अगर आप इन लोगों को देखें तो ये एक ऑल्टरनेटिव थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक मजबूत सरकार जो है वो लोकतंत्र में अगर निरंकुश हो जाती है तो एक ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए। अगर दो ही पार्टी रहेंगी, जैसे आप देखिए राजस्थान में इंटरेस्टिंग है कि दो ही पार्टी हैं,
और एक जाता है दूसरी आती है, एक जाता है दूसरी आती है, तो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। तो एक ऑल्टरनेटिव एज ए थॉट जो है, उसके लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती है। उस स्किल्स में ये भी चाहिए होता है कि आप अपने एमएलए एमपी ना गिने, मगर आप एक पॉलिटिकल लाइन और थॉट लेकर के चलें। अब सीताराम येचुरी का मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि राज्यसभा का नॉमिनेशन भर के आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि राज्यसभा में तो पूछते हैं भाई कितना पैसा वैसा है तुम्हारे पास, तो उन्होंने उठा करके अपना ड्रॉर खोली और उठा करके अपना एफिडेविट मेरे सामने रख दिया। तो सीमा उनकी पत्नी है, बहुत बढ़िया पत्रकार है, मेरी बहुत पुरानी कलीग रही थी, जानकार है। तो उस एफिडेविट के अंदर 82 लाख के करीब के एसेट्स दिखे, लेकिन अगर आप सीमा का, उनकी पत्नी का एसेट्स पृथक कर दें तो सीताराम येचुरी के अकाउंट में 10,000 रुपए थे कैश में, और टोटल एसेट सीताराम येचुरी के थे 1 लाख रुपया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभरा हुआ आदमी, एसएफआई की जर्नी करते हुए, जेएनयू से होते हुए 1975 के करीब से, इमरजेंसी जब से लगी थी उससे पहले से, पार्टी का 2 बार का 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका है जो आदमी, राज्यसभा का सांसद रह चुका है। उस आदमी का जो माली सिचुएशन वेल्थ है वो 1 लाख रुपए है। ये टेम्पलेट जो है वो कहीं ना कहीं इस देश के नेताओं के लिए भी एक टेम्पलेट बननी चाहिए। वरना अगर आप देखते हैं कि नेता ने क्या सृजित किया अपने पॉलिटिकल काल में, तो उसके पास 15 एसयूवी हैं, इतने करोड़ के इतने मकान हैं, इतनी जमीनें हैं, इतना कैश है। कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ जो सबॉल्टन की लड़ाई है इस देश में गरीब की, वो दर्शाता है। उसके बाद मैंने उनसे अभी हाल में एक दिन फोन पे बात हो रही थी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम रिलीज करी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी था, जिसमें काफी सारे एलिमेंट ऐसे थे, बेरोजगारों के लिए भत्ता, महिलाओं के लिए अनुदान, वो काफी लेफ्ट की विचारधारा से आते हैं। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो और जो कांग्रेस की बदली हुई सोच है, उसके अंदर एक जो वेलफेयरिज्म आ रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, वो थोड़ा कम हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कंसल्टेशंस होते थे सीताराम येचुरी और राहुल गांधी के इस बारे में, और जिसका बाद में निष्कर्ष निकला कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो था वो था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस पॉलिसी के बाद मैंने जब फोन किया तो आम नागरिकों के लिए कुछ एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया था, तो सीताराम येचुरी को जब मैंने बताया तो उन्होंने हंस के मुझसे कहा कि राहुल, इवेंचुअली आप देखिए, इवन द राइट इज गोइंग लेफ्ट। हम इतने सालों, हम सत्ता में नहीं आए, छोटा पीरियड था जब हम सरकार का हिस्सा थे। यूनाइटेड फ्रंट में 2 मंत्री हुआ करते थे, इंद्रजीत गुप्ता और चित्तरानंद मिश्रा, यूनाइटेड फ्रंट सरकार में। लेकिन पॉलिसी का जो शेपिंग हो रहा है वो इवेंचुअली ये देश रियलाइज कर रहा है कि अगर आप नीचे से लोगों का स्तर नहीं उठाओगे तो टॉप डाउन इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन, चाहे एडम स्मिथ ने कहा हो, वो नहीं उतना सुचारू रूप से होता है। मैं उनसे मजाक करता था हमेशा। मैंने अभी कुछ महीनों पहले उनके पास एक नया एप्पल का आईफोन आया, तो एप्पल का आईफोन आने पे मैंने उनको बहुत छेड़ा था कि ये तो इस दुनिया में कैपिटलिज्म का अगर सबसे बड़ा प्रतीक कोई है, एलिटिज्म का और बूर्जुआ कल्चर जो है जिसको लेफ्ट कहते हैं, तो वो तो आईफोन है। तो क्या है कि वो उस मामले पे काफी झेप जाया करते थे, मगर ये भी है कि आईफोन जो है वो उनका खरीदा नहीं था, उनको घर से ही गिफ्ट हुआ था। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं याद है कि सीताराम येचुरी से जब भी मैं पूछता था यार तुम्हारी कमीज बहुत अच्छी है, अभी हाल फिलहाल में तो काफी लिनन पहनने लगे थे, तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे यार मैंने पिछले 30-40 सालों में एक भी कमीज
या ट्राउजर जो है वो अपने पैसे से नहीं खरीदिए, घर वाले दिला देते हैं और वही मैं पहन लिया करता हूं। ये सब जो थे वो उनके पर्सनल एलिमेंट थे। कोई बड़ी गाड़ी का ना होना नाम में कहीं पे। तमाम बार ऐसा हुआ है कि मैंने सीताराम येचुरी को ट्रेन में सेकंड क्लास में बैठे हुए देखा है कि एक बार दिल्ली से लुधियाना जाते हुए सेकंड क्लास के डब्बे में सीताराम येचुरी में इंटरव्यू करने पहुंचा तो देखा वो अपने कॉमरेड्स के साथ में सेकंड क्लास के डब्बे में बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ बैठ करके उनमें से कुछ लोग पराठे और मिर्ची का अचार लाए थे, खाने के शौकीन थे। मिर्ची का अचार लाए थे तो वो वही खा रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये भी थी जिसको जो जनता को जाननी चाहिए कि मैंने इतना लैंग्वेज के बारे में एम्बिडेक्स्ट्रस नेता नहीं देखा। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु 5 भाषाओं में सिद्धस्त थे सीताराम येचुरी। और इनफैक्ट वो हंस करके एक इंसिडेंट बताते थे ज्योति बासु के बारे में कि उन्होंने कहा था कि इज ए डेंजरस मैन, 5 भाषाएं बोल लेता है, इसके सामने में भाषा में क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए ये लोगों को सोचना पड़ेगा। एक किस्सा वो बड़ा मजेदार बताते थे हम लोगों को कि एक बार ज्योति बासु की बातचीत हो रही थी फिडेल कास्ट्रो से क्यूबा के, और उस बातचीत के दौरान फिडेल कास्ट्रो ने एक आंकड़ा मांगा कि इस देश के अंदर कितना स्टील का प्रोडक्शन होता है। अब ज्योति बासु जो है इतने बड़े नेता, वो इतने छोटे ऐसे आंकड़े अपनी जेब में रख के थोड़ी घूमते थे, तो उन्होंने सीताराम येचुरी को फोन पकड़ा दिया। अब उस फोन कॉल के दौरान आप देखिए कैसे गुरुमंत्र मिला करते हैं। जब फिडेल कास्ट्रो ने पूछा तो सीताराम येचुरी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो ये डेटा नहीं है अभी। तब फिडेल कास्ट्रो ने सीताराम येचुरी को बोला कि कोई नेता अगर लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रहा है और वो देश की पॉलिटिक्स करता है तो उसके पास ये आंकड़े होने चाहिए। दी स्टैटिस्टिक्स शुड बी देयर एज फार एज कोई नेता अगर है। उनके बारे में राजदीप ने बताया जैसे वो किस्सा इंदिरा गांधी जी के सामने का, वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो किस्से में बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सालों उनसे, ये बात हमारी 10वीं बार हमारी होती है, अभी जो आखिर में 2 महीने पहले इंटरव्यू मैंने किया था उसमें भी रिपीट करवाई थी मैंने उनसे कि जेएनयू के अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश था कि इंदिरा गांधी चांसलर की पोस्ट से नहीं हट रही थी और वो जेएनयू के एक फंक्शन में चांसलर के तौर पे आने वाली थी और अफरा तफरी का माहौल था उन दिनों। तो कुछ 2 दिन पहले ही जेएनयू के अंदर एक वर्चुअल किडनैपिंग हुई पुलिस के द्वारा। एक छात्र नेता थे और वो जेएनयू की सड़क पे जा रहे थे और एक सफेद एम्बेसडर आती है और अचानक उसमें प्लेन क्लोथ्स में पुलिसमैन है, वो उनको उठा करके ले जाती है। तो क्या है कि 40-50 लोग, उन दिनों क्या था कि हॉस्टल्स में रेड चल रही थी, तमाम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। तो ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज थी जिसके कारण जनता में, ये छात्रों में बहुत आक्रोश था। तो सीताराम येचुरी हंसते हुए हमेशा ये बताते थे कि हम लोग इतने अहमक थे उस टाइम पे कि जैसे कि किसी स्टूडेंट को एक्सपेल करना होता था या उसके खिलाफ कोई ऑर्डर होता था यूनिवर्सिटी का, तो वो स्टूडेंट के हॉस्टल के कमरे के बाहर चिपका दिया जाता था। तो कह रहे हैं कि हमको लगा कि किसी बड़े नेता या प्रधानमंत्री को अगर कोई मेमोरेंडम देना है तो उसके घर के बाहर जाकर के चिपका दो। तो वो चिपकाना जो होगा वो एक्ट ऑफ ये होगा कि हमने तुमको समन या मेमोरेंडम सर्व कर दिया है। तो अब ये जेएनयू के करीब 500-600 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नेता सीताराम येचुरी के साथ, उन दिनों प्रबीर पुरकायस्थ जो थे, जो न्यूज क्लिक के हैं, वो भी एक काफी डोमिनेंट फोर्स हुआ करते थे जेएनयू के अंदर। तो ये लोग गए और इंदिरा गांधी के घर के बाहर इन्होंने मेमोरेंडम चस्पा कर दिया और उसको सोचा कि अब तो हमने चिपका दिया है, काम हमारा हो गया। अब ये लोग पलट के जा रहे थे तो गुलाम नबी आजाद वहां आते हैं। जब गुलाम नबी आजाद वहां आते हैं तो इन स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। अब देखिए यही एक मजे हुए नेताओं का, मैं इस कहानी से सीताराम येचुरी का तो वर्णन होता है, लेकिन इससे बाकी नेता कैसे मजे हुए हैं उनका भी थोड़ा सा बखान होता है। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा, ये इस तरह पोस्टर चिपका के, मेमोरेंडम चिपका के जाने से काम नहीं होता है, आप यहीं रुको, मैं जरा अंदर जाता हूं।
गुलाम नबी आजाद अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के वो थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं, कहते हैं कि इंदिरा गांधी आपसे मिलेंगी। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, छात्र नेता नाराज हैं, वो उनको रिजिग्नेशन का मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी उनसे मिलने आई। जब अंदर जाने लगे तो तय हुआ कि कुछ 4-5 नेता जाएंगे। सीताराम येचुरी अड़ गए कि नहीं साहब, सब या कोई नहीं। जब सीताराम येचुरी इस बात पे अड़ गए तो अंदर फिर मैसेज गया, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, सबको आ जाने दीजिए। तो अंदर जाकर के एक गोला बना जिसमें सारे लोग बैठ गए और सामने खड़े हुए। तो इंदिरा गांधी ने सीताराम येचुरी से पूछा, पढ़ो क्या है। अब देखिए, किसी नेता के खिलाफ, किसी बहुत बड़े नेता खिलाफ या उस समय की इंदिरा गांधी के खिलाफ ये मेमोरेंडम पढ़ना कि आपकी इमरजेंसी गलत है, आप गलत हैं, आपका चांसलर पे पद पे रहना गलत है और आप इस पद से इस्तीफा दीजिए। आप सोचिए उसमें कितना मुश्किल विकट काम उस समय पे सीताराम येचुरी के सामने था। अब इंदिरा गांधी भी अड़ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही पढ़ोगे। तो हिम्मत करके सीताराम येचुरी ने एक मेमोरेंडम पढ़ा जिसमें उन्होंने इमरजेंसी की भर्त्सना करी, उन्होंने इमरजेंसी में हो रहे अत्याचारों की बात करी और उन्होंने इंदिरा गांधी को चांसलर पद पे उनका कंटिन्यू करने को गलत ठहराया और उन्होंने अंत में कहा कि इंदिरा गांधी को उस पद से रिजाइन कर देना चाहिए। ये बात सीताराम येचुरी ने हिम्मत करके कही। ये हिम्मत चाहिए इसके लिए। छात्र नेता बहुत होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सामने थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उससे दूसरी बात मैं ये भी आऊंगा कि इंदिरा गांधी ने वो बात खड़े होकर के सुनी। क्या हमारे देश के कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, मैं सारे देश की बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं की को चैलेंज करता हूं, एक दो हैं शायद जो मुस्कुरा जाएंगे, लेकिन क्या वो दोबारा याद रखेंगे अच्छी तरह से कि उनके सामने कोई उनका इस्तीफा मांग रहा था किसी पद से। और ये जो है, मैं कहूंगा कि ये एक समय की पॉलिटिक्स की खूबसूरती थी कि इंदिरा गांधी की समझ को सोचिए कि उन्होंने छात्रों की नाराजगी को कम से कम 50% कर दिया होगा जब उन्होंने अपने सामने आकर के उनको बुलवाया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी नोट करने लायक बात है दैट इंदिरा गांधी इवेंचुअली रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। सीताराम येचुरी का जाना जो है वो इसलिए बड़ा सेटबैक है क्योंकि सीताराम येचुरी अनलाइक प्रकाश करात, जिसे कॉपी बुक कम्युनिस्ट कहते हैं, वो नहीं थे। सीताराम येचुरी की खूबसूरती थी उनका प्रैग्मेटिज्म, उनकी अडेप्टेबिलिटी, कि वो किस तरह से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। यानी बहुत सारे मैंने नेता देखे हैं जो कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर में अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वो उनसे कन्नी काटते थे, वो यानी वो उनके साथ नहीं दिखना चाहते थे। मगर सीताराम येचुरी हैड द नाइसिटी कि वो नरेंद्र मोदी के साथ भी हाथ मिलाते थे। और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस सीताराम येचुरी जैसे नेताओं की दोस्ती जो है वो बेहतरीन थी। और इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल क्राइसिस में कोई भी कंसेंसस बिल्डिंग हो, उसमें सीताराम येचुरी, मुझे अनगिनत मौके याद हैं जब 1996 में खास करके जब सीताराम येचुरी एक पॉलिट ब्यूरो में आ गए थे, सेंट्रल कमेटी में थे, तो उनका एक दबदबा आ गया था। तो अगर हरकृष्ण सिंह सुरजीत फ्रंट में थे तो जो ग्राउंड पे काम होता है तमाम बार, वो सीताराम येचुरी जैसे नेता किया करते थे। तो कोalition पॉलिटिक्स एज एन ऑल्टरनेटिव उसके लिए भी क्षति हुई है। बहुत कम नेता हैं जिनको आदमी कह देता है कि साहब ये आदमी दोस्त होने लायक, एंड सीताराम येचुरी डेफिनेटली वाज somebody who one can call a friend.